नमस्कार भाइयों बहनों, RACIT परीक्षा की तैयारी के लिए पार्ट 16 के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी RACIT परीक्षा की तैयारी के लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो एक एक करके सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से याद कर लें। तो अब फटाफट जानते हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, प्रोसेसर या फिर कैश मेमोरी। तो इसमें सही उत्तर है सी, प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो मदरबोर्ड पर लगा हुआ होता है और ये मदरबोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आप यहाँ चित्र में मदरबोर्ड और प्रोसेसर का जो चित्र है वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, गेमिंग प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्लोबल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें सही उत्तर है बी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ध्यान में रखना है सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात की जाए जीपीयू की, तो जीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से साइबर खतरे का प्रकार कौन सा है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज, फिशिंग, मेलवेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, फिशिंग, मेलवेयर, ये सभी साइबर खतरे के प्रकार हैं, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य होता है? डेटा को सुरक्षित रखना, नेटवर्क की गति बढ़ाना, वायरस से सुरक्षा प्रदान करना या फिर नेटवर्क में एक कंप्यूटर की पहचान करना। तो आईपी एड्रेस इसमें सही आंसर होगा डी, नेटवर्क में एक कंप्यूटर की पहचान करना। जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमारा एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसे हमारे कंप्यूटर की, हमारे नेटवर्क की पहचान की जा सकती है। जब भी हम किसी डिवाइस के माध्यम से इंटरनेट चलाते हैं तो हमारी जो आईएसपी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसकी तरफ से हमको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है जो कि यूनिक होता है। आईपी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? विंडोज 7, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या फिर लिनक्स। तो इसमें सही उत्तर है सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक भाग है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद यानी नया पैराग्राफ लेने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टैब की, विंडो की, पॉज ब्रेक की या फिर एंटर की। तो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और हमको नया पैराग्राफ लेना है तो उसके लिए हम एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। नया पैराग्राफ लेने के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एंटर कुंजी को रिटर्न की भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, आयकर रिटर्न यानी आईटीआर, जिसकी फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न होती है, क्या होता है? इनकम टैक्स भुगतान का एक प्रमाण, रोड टैक्स भुगतान का प्रमाण, व्हीकल टैक्स भुगतान का प्रमाण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स भुगतान का एक प्रमाण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, एक ईमेल में स्पैम क्या होते हैं? व्यक्तिगत ईमेल, महत्वपूर्ण ईमेल, अवांछित और विज्ञापन ईमेल या फिर प्राथमिक ईमेल। तो स्पैम क्या होते हैं? अवांछित और विज्ञापन ईमेल होते हैं। ऐसे ईमेल जिनको हम प्राप्त करना नहीं चाहते हो या फिर कई बार जो बल्क ईमेल मिलते हैं वो स्पैम फोल्डर के अंदर सेव होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है,
MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बार को किस लिए प्रयोग करते हैं? डेटा को प्रिंट करने के लिए, फॉर्मूला और फंक्शन दर्ज करने के लिए, चित्रों को जोड़ने के लिए, या फिर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। तो फॉर्मूला बार का प्रयोग हम फॉर्मूला एंटर करने के लिए करते हैं। किस लिए करेंगे? फॉर्मूला या फिर फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए, दर्ज करने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 10 है, फाइल को अपलोड करने का क्या मतलब होता है? फाइल को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर लाना, फाइल को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना, फाइल को कंप्यूटर से मिटाना, या फिर फाइल के सभी पृष्ठों को प्रिंट करना। तो ध्यान में रखना है, अपलोड करने का मतलब क्या होता है? अगर हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल है और वो फाइल हम इंटरनेट के जरिए किसी को भेज रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? उस फाइल को अपलोड करना पड़ता है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? बी, फाइल को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना। जैसे अगर अपन किसी को ईमेल भेजते हैं तो अटैचमेंट जो होते हैं ईमेल के साथ में, जो फाइलें अटैच करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। और अगर हमको कोई ईमेल प्राप्त होती है तो वहाँ से हम उन फाइलों को हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, हमारे कंप्यूटर में सेव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल से क्या तात्पर्य है? टेबल की फॉर्मेटिंग, डेटा स्टोरेज की एक छोटी इकाई, गणना करने के लिए एक फंक्शन, या फिर उपरोक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सेल होता है वो डेटा स्टोरेज की एक छोटी इकाई होती है, जिसके अंदर हम कोई भी डेटा, कोई भी जो हमारे टेक्स्ट हैं उनको इनपुट कर सकते हैं, फॉर्मूला इनपुट कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से ई कॉमर्स का प्रकार कौन सा है? B2C, B2B, C2C, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये सभी ई कॉमर्स के उदाहरण होते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन सामान खरीदना बेचना। ज़्यादातर हम इनमें से जो वेबसाइट काम में लेते हैं वो B2B कैटेगरी वाली वेबसाइट, B2C वाली कैटेगरी की वेबसाइट होती है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। हम किसी कंपनी से, किसी बिजनेस से सीधे सामान को ऑनलाइन खरीदते हैं, तो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर वाली वेबसाइट कहलाएगी। अगला प्रश्न नंबर 13 है, मोक MWC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैनुअल ओपन ऑनलाइन क्लासेज, मास्टर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, या फिर मास्टर ऑफ ओपन क्लासेज। तो MWC का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? Ctrl+Shift+T, Ctrl+Shift+C, Ctrl+D, या फिर F7। तो ध्यान में रखना है, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए हम काम में लेते हैं Ctrl+Shift+C शॉर्टकट कुंजी का। इसके अलावा आपको एक और शॉर्टकट कुंजी याद रखनी है। अगर हमको फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, जैसे फॉर्मेटिंग कॉपी तो Ctrl+Shift+C से कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं Ctrl+Shift+V बटन का। ठीक है, तो Ctrl+Shift+C फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, और Ctrl+Shift+V का प्रयोग करेंगे फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्न में से ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान करने का कौन सा तरीका प्रयोग कर सकते हैं? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ज़्यादातर जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वो हमको ये सभी ऑप्शंस देती है। हम डेबिट क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी का प्रयोग कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होगा, हम यहाँ पर कोई भी सामान ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन,
और वो जब हमारे पास में आएगा तो हम उसको कैश देंगे, ऑनलाइन भुगतान न करके कैश देंगे। तो ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान करने का एक तरीका होता है। तो इसीलिए सही आंसर इसमें होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16 है, किसी पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी भाग कौन से हैं? 3 मुख्य भाग कौन से हैं? खाता, ईमेल पता और डोमेन नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और इंटरनेट, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर, या फिर इनबॉक्स, ड्राफ्ट या और ट्रेस। तो किसी भी ईमेल संदेश के जो 3 बुनियादी भाग हैं वो होते हैं शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड लेआउट किस लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, स्लाइड का क्रम बदलने के लिए, स्लाइड का डिज़ाइन बदलने के लिए, या फिर नई स्लाइड जोड़ने के लिए। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, स्लाइड का डिज़ाइन बदलने के लिए स्लाइड लेआउट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी विंडोज में स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है? विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 या फिर विंडोज 10। तो ध्यान में रखना है, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज यहाँ पर काम में लेते हैं उसके अंदर विंडोज 8 के अंदर स्टार्ट मेन्यू को नहीं दिया गया है। विंडोज 8 के बाद विंडोज 10 के अंदर वापस स्टार्ट मेन्यू को ऐड कर दिया गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है कि कौन सी विंडो में स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है? विंडोज 8 में नहीं होता है। और ये जो विंडोज हम काम में लेते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 है, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+V, Ctrl+Shift+V, Alt+Shift+V या फिर Alt+Ctrl+V। तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए हम काम में लेते हैं Alt+Ctrl+V कुंजियों का। तो ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? मॉनिटर, हेडफोन, स्कैनर या फिर स्पीकर। तो आउटपुट उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है? सी, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होता है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। हार्ड कॉपी यानी जिसका हमने प्रिंट आउट निकाल रखा हो उसको वापस सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना हो, डिजिटल फॉर्म में रखना हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्कैनर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में बदलना है तो उसके लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? प्रिंटर का, प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, ये सब क्या हैं? आउटपुट उपकरण के उदाहरण हैं। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं इनपुट उपकरण किसे कहते हैं, आउटपुट उपकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ वीडियो के लास्ट में आपको ये जो लिंक मिल रहा है इस पर क्लिक करके आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक एक जो उपकरण है उसके बारे में समझा रखा है। आपकी RSCIT परीक्षा के अंदर इनमें से ही कोई इनपुट या आउटपुट उपकरण आने वाला है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 15-20 मिनट इन वीडियोज़ को देखने में लगने वाला है और इसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि इनपुट आउटपुट उपकरण कौन से होते हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो आपको OMR शीट का लिंक मिल रहा है इस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि RSCIT परीक्षा में OMR शीट कैसे आने वाली है और कैसे आपको OMR शीट भरनी है, ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर सको परीक्षा में। तो ठीक है, हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में। आप इसी तरीके से तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहिए।